नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे सभ्यताओं के बारे में, जिसमें हमने अब तक कालीबंगा सभ्यता पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आहड़ सभ्यता के बारे में। कालीबंगा और आहड़ दोनों सभ्यताएं राजस्थान में हैं। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में स्थित थी, जबकि आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में। वर्तमान में आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में। दोनों ही सभ्यताओं का जब हम अध्ययन करें, जब हम आहड़ सभ्यता पढ़ें, तो उसके साथ साथ कालीबंगा को भी अपने दिमाग में रखें कि किस तरीके से ये सभ्यता कालीबंगा सभ्यता से भिन्न थी। क्योंकि दोनों ही सभ्यताएं, आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता राजस्थान में स्थित थी, लेकिन फिर भी दोनों में भिन्नता थी। देखो, आहड़ सभ्यता सबसे पहले आहड़ ये एक जगह का नाम है और जो वर्तमान में स्थित है उदयपुर में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, आहड़ सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। कालीबंगा सभ्यता जहां नगरीय सभ्यता थी, वहीं आहड़ सभ्यता ग्रामीण थी। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, ये ताम्रयुगी और लोहयुगी, मतलब इस सभ्यता से हमें ताम्रकाल के और लोह काल के, मतलब ताम्रयुगीन और लोहयुगीन दोनों प्रकार की सभ्यता माना जाता है आहड़ सभ्यता को। जबकि कालीबंगा जो सभ्यता थी वो काश्ययुगीन सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ सभ्यता ग्रामीण और ताम्रयुगीन और लोहयुगीन दोनों के अवशेष पाए जाते हैं। आहड़, जिसका प्राचीन नाम आघाटपुर या आघाट दुर्ग या ताम्रवती नगर या तांबा नगरी या धूलकोट, ये जो सभी नाम हैं, आघाटपुर, आघाट दुर्ग, ताम्रवती नगर, तांबा नगरी, धूलकोट, ये सभी नाम किसके हैं? आहड़ के। आघाटपुर और आघाट दुर्ग 10वीं 11वीं शताब्दी में कहा जाता था इसको। ताम्रवती नगर और तांबा नगरी तांबे की अधिकता के कारण कहा जाता है। मतलब आहड़ में तांबे की हमें बहुत अधिक मात्रा में खदानें प्राप्त हुई हैं और ये तांबा खनन का प्रमुख केंद्र था आहड़, इसलिए इसे हम ताम्रवती नगर या तांबा नगरी भी बोलते हैं। और धूलकोट यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा ये नाम दिया गया है। स्थानीय लोगों द्वारा इसे क्या नाम दिया गया है? धूलकोट। आघाटपुर, आघाट दुर्ग, ताम्रवती नगरी, तांबा नगरी या धूलकोट, ये सभी किसके नाम हैं? आहड़ के। इस आहड़ सभ्यता को हम बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति भी बोलते हैं। बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति। आहड़ संस्कृति इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो सर्वप्रथम स्थल खोजा गया था वो था आहड़। मतलब पहला खोजा गया स्थान कौन सा था इस सभ्यता का? आहड़, और इसलिए हमने इसे नाम दे दिया आहड़ संस्कृति। लेकिन इसके जो अधिकांश स्थल हैं वो खोजे गए हैं बनास नदी घाटी में। मतलब अधिकांश स्थल जो खोजे गए हैं, इसके अधिकतम स्थल वो बनास नदी घाटी क्षेत्र में इसके अधिकतम स्थान खोजे गए हैं, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया बनास संस्कृति। और दोनों के दोनों ये जो नाम हैं, ये नाम दिए गए हैं HD साकलिया के द्वारा। हंसमुख धीरजलाल साकलिया, इनके द्वारा आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति या आहड़ संस्कृति भी कहा गया है। आहड़ संस्कृति क्योंकि पहला जो स्थान था वो आहड़ खोजा गया, और बनास संस्कृति किसके अधिकतम जो स्थल हैं इस संस्कृति के वो बनास नदी घाटी क्षेत्र में खोजे गए हैं। अब तक लगभग 50 पूरा स्थल खोजे जा चुके हैं। मतलब इस संस्कृति के अब तक लगभग 50 स्थल खोजे जा चुके हैं। बालाथल है, बालाथल, गिलून, मरमी, ये बालाथल भी उदयपुर में ही है, ये गिलून राजसमंद में है और ये मरमी चित्तौड़ में।
ये जो स्थान है ये किस सभ्यता के हैं? आहड़ सभ्यता के। इसका मतलब आहड़ सभ्यता का जो विस्तार है वो उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, डूंगरपुर का ऊपरी भाग, इनमें ये सभ्यता फैली हुई थी। और ये सभ्यता किस घाटी के आसपास? बनास नदी घाटी। बनास जो नदी है उस घाटी के आसपास इसके मोस्टली स्थान खोजे गए हैं, इसलिए हम इसे नाम देते हैं बनास संस्कृति। और आहड़ संस्कृति इसलिए कहते हैं कि इसका जो पहला स्थान था वो खोजा गया था आहड़ नामक स्थान पर, इसलिए इसे नाम दिया आहड़। इसके अब तक लगभग 50 स्थल खोजे जा चुके हैं जो अलग अलग स्थानों पर स्थित है। अब देखिए आहड़ सभ्यता, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कालीबंगा सभ्यता हो चाहे हड़प्पा हो कोई भी हो, ये किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है। आहड़ जो सभ्यता थी वो किस नदी के किनारे विकसित थी? आयड़ नदी, या जिसे हम बेड़च नदी भी कहते हैं। आयड़ नदी या बेड़च नदी, इस नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। आयड़ नदी ये है उदय सागर झील, और ये जो आयड़ नदी है ये गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलती है उदयपुर में, और ये उदय सागर झील में आके गिरती है। और उदय सागर झील से निकलने के बाद ये कहलाती है बेड़च, और यहाँ कहलाती है ये आयड़ नदी। मतलब यहाँ से निकलने के बाद ये उदय सागर, गोकुंदा की पहाड़ियों से निकलने के बाद उदय सागर झील में गिरती है, और उदय सागर झील से निकलने के बाद ये कहलाती है बेड़च नदी। ये आगे जाके यहाँ से जो बनास नदी जा रही है उस बनास नदी में जाके ये मिल जाती है। ये बनास नदी है, इस बनास नदी में जाके मिल जाती है। बनास आगे जाके ये जो चंबल नदी जा रही है इसमें जाके ये बनास नदी मिल जाती है। मतलब अपने को तो ये ध्यान रखना है कि आयड़ या बेड़च एक ही बात है। इस नदी के किनारे ये आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी, और ये आयड़ इस बनास नदी की सहायक नदी है। ये आगे जाके अपना जल इसी बनास नदी में मिला देती है, और बनास आगे जाके अपना जल चंबल में मिला देती है। इस सभ्यता का जो समय है, कालक्रम है, वो है 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व। मतलब इस समय के आसपास लगभग ये आहड़ सभ्यता विकसित हुई, आयड़ नदी के किनारे, और समय 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व। अब हम बात करते हैं कि इसके उत्खननकर्ता कौन थे। देखो, सर्वप्रथम जिसने इस सभ्यता के बारे में बताया वो थे पंडित अक्षय कीर्ति व्यास, 1953। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने सबसे पहले आहड़ सभ्यता के बारे में बताया। उसके बाद जो व्यापक उत्खनन करवाया यहाँ पर, मतलब एक बहुत बड़े स्तर पर उत्खनन करवाया, वो थे रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्हें हम आरसी अग्रवाल भी बोलते हैं। इन्होंने एक बहुत बड़े स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया। यहाँ पर एक इस प्रकार से टीला था जिसे हम नाम देते हैं धूलकोट, और ये टीला, इस टीले का जो व्यापक उत्खनन है, व्यापक अध्ययन है, वो किसके द्वारा किया गया है? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। इन्होंने ही इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़े स्तर पर सर्वप्रथम उत्खनन कार्य किया। उसके बाद भारत सरकार द्वारा, एएसआई के द्वारा एचडी साकलिया हम शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम है हसमुख धीरजलाल साकलिया। एचडी साकलिया या हसमुख धीरजलाल साकलिया और वीएन मिश्र, वीरेंद्र नाथ मिश्र, ये दोनों के दोनों पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। पुणे यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में, वहाँ के प्रोफेसर थे दोनों के दोनों, एचडी साकलिया और वीएन मिश्र। इन्होंने 1961 में इस
स्थान का दौरा कर इस स्थान के बारे में बहुत बड़े उसके ऊपर उत्खनन किया। यहाँ से बहुत गहरा हमें यहाँ से गड्ढा मिला है। जब एचडी साकलिया वी एन मिश्र वहाँ कर रहे थे तो यहाँ पर एक बहुत गहरा इस प्रकार का गड्ढा मिला है और ऐसा माना जाता है कि उस गड्ढे से हमें 8 प्रकार के मतलब 8 प्रकार के ये प्रमाण मिले हैं कि ये सभ्यता 8 बार जीवित और मृत हुई। मतलब इस सभ्यता का उत्थान और पतन कितने बार हुआ? 8 बार। और ये बात कौन कहते हैं? एचडी साकलिया। ये एक बहुत गहरे गड्ढे से हमें इस प्रकार के प्रमाण मिले हैं जो पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया था। जब ये पूना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एचडी साकलिया वी एन मिश्र यहाँ रिसर्च कर रहे थे उस समय राजस्थान सरकार की ओर से भी 2 व्यक्ति नियुक्त थे, एक विजय कुमार और एक पीसी चक्रवर्ती और विजय कुमार। मतलब अगर हम प्रश्न पूछता है कंपटीशन में कि आहड़ सभ्यता से व्यक्तित्व के बारे में कि इनमें से किनका संबंध आहड़ सभ्यता से है तो अक्षय कीर्ति व्यास सर्वप्रथम खुदाई करने वाले, सर्वप्रथम जानकारी देने वाले रतन चंद्र अग्रवाल या आर.सी. अग्रवाल जिन्होंने बहुत बड़े स्तर पर खुदाई की, धूलकोट नामक टीला। और पूना विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों की बात की जाए तो एचडी साकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र जिन्होंने एक ऐसे गहरे गड्ढे का उत्खनन कार्य किया जिससे हमें ये बात का प्रमाण पता चला कि आहड़ सभ्यता 8 बार नष्ट और पुनर्जीवित हुई है। उसी प्रकार इनकी सहायता के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया, विजय कुमार और पीसी चक्रवर्ती। ये तो बात हुई विद्यार्थियों इसकी सामान्य जानकारी की कि आहड़ सभ्यता कब, कहाँ, किसके नेतृत्व में क्या खुदाई हुई। अब हम इस सभ्यता को जानने का प्रयास करेंगे, समझने का, और वो हमारे पास आधार क्या रहता है कि इस सभ्यता से जो सामग्री हमें प्राप्त हुई है। हम सबसे पहले बात करते हैं इसके भवन की। भवन मैंने आपको बताया कि ये ग्रामीण संस्कृति थी। हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, कालीबंगा सभ्यता भी एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। हम इसके भवन की बात करते हैं। इसके जो भवन थे वो इस प्रकार से बने हुए थे। मतलब इन भवनों की जो छतें होती थी वो होती थी ढलवा छतें। मतलब इन मकानों की जो छतें बनाई जाती थी आहड़ सभ्यता के मकानों की वो ढलवा छतें होती थी। फर्श जो होता था वो बनता था काली मिट्टी फर्श, काली चिकनी मिट्टी का फर्श बनाया जाता था, कूट कूट कर उसको और उसका फर्श का निर्माण किया जाता था। इसकी जो दीवारें होती थी वो होती थी पक्की ईंटों की, पक्की ईंटों की दीवारें बनाई जाती थी। छत जो होती थी ये होती थी घास फूस की, घास फूस की छतें बनाई जाती थी बांस की बल्लियों की सहायता से, और इनकी जो छतें थी वो इस प्रकार से बनाई जाती थी। इसके अलावा यहाँ इस प्रकार के मकान मिले हैं, ये इस प्रकार के, मतलब मकान जो होते थे वो होते थे आयताकार और विशाल होते थे, बड़े बड़े होते थे। और इन मकानों को इस तरीके से अलग अलग भागों में बांटा हुआ, जैसे ये बांट रखा, इनको अलग अलग डिवाइड किया हुआ था पूरा एक परिवार, पूरा एक मकान, लेकिन इस तरीके से प्राइवेसी के लिए। और इनमें ये बांस और गारा या मिट्टी, चिकनी मिट्टी, बांस की लकड़ियों से धीरे धीरे यहाँ पर बीच में एक पार्टीशन बना दिया जाता था और गारा या चिकनी मिट्टी से उसका लेप कर दिया जाता था ताकि वो मजबूत हो जाए। इस तरीके से मतलब यहाँ प्राइवेसी का भी पूरा ध्यान और पूरा संयुक्त परिवार। अब हमें ये बड़े मकान और अलग अलग उनमें विभाजन क्या दर्शाता है कि उस समय संयुक्त परिवार का प्रचलन रहा होगा। मतलब आहड़ सभ्यता के जो लोग थे वो संयुक्त परिवार में रहने वाले थे। और इन मकानों से हमें हर मकान से एकाधिक चूल्हे मिले हैं। एकाधिक चूल्हे का मतलब है कि हर मकान में 1+ मतलब 1 से अधिक चूल्हे, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, इस प्रकार के चूल्हे मिले हैं। और ये हमें क्या बताता है? संयुक्त परिवार।
कि उस समय किसकी परंपरा रही होगी, संयुक्त परिवार की। मकान जो थे बड़े बनते थे, उनमें इस प्रकार से डिवाइडेशन किया जाता था और डिवाइडेशन में कोई पत्थरों की दीवार नहीं खींची जाती थी, बांस प्लस गारा, बांस की लकड़ियों से बना दिया बीच में दीवार और उसके ऊपर गारे का। हम अभी भी करते हैं, गोबर और जो चिकनी मिट्टी होती है उसको मिला के लेप करते हैं। हमें एक मकान से 6 इस प्रकार के चूल्हे मिले हैं, मतलब एक मकान से हमें छोटे छोटे चूल्हे मिले हैं। अब ये चूल्हे क्या दर्शाते हैं, एक ही मकान से 6 चूल्हे कि बड़ा परिवार रहा होगा। कैसे परिवार रहे होगा, संयुक्त परिवार। कॉमन मकानों में 1 2 3 इस प्रकार के चूल्हे मिलते हैं, लेकिन एक मकान से हमें क्या मिले हैं, 6 चूल्हे। ये प्रश्न भी पूछा गया है, 6 चूल्हे बने हैं, जिसमें से एक चूल्हे पर हमें बने इस प्रकार की आकृति बनी हुई है, मतलब मानव हाथ का अंकन या उसकी छाप, मतलब इस तरीके से यों छापा गया है हाथ, इस तरीके से उस चूल्हे के ऊपर। अब वो किसी भी महिला का या पुरुष का, किसी का भी हो सकता है, लेकिन इनमें से एक चूल्हे पर मानव हाथ का अंकन किया गया है, उसकी छाप लगाई गई है और ये 6 चूल्हे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा मकानों में स्वच्छता का, सफाई का बड़ा ध्यान रखा जाता था। यहाँ से जिस प्रकार कालीबंगा सभ्यता से हमें गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ियों की नालियाँ मिली हैं, बड़े बड़े लकड़ियों को खोखला करके नालियाँ बनाई जाती थी, वो कालीबंगा में मिली है। आहड़ सभ्यता में गंदे पानी के निकास के लिए एक चक्रकूप पद्धति थी, मतलब पानी के निकास के लिए चक्रकूप पद्धति। ये क्या थी, जैसे ये कोई गहरा गड्ढा है और इस गड्ढे में इस पानी को शोषित करने के लिए यहाँ पर क्या करते थे, इस प्रकार से घड़े रख दिया जाते थे, यूं उनमें मिट्टी भर भर के और घड़े रख दिया जाता। जब मकानों से पानी आता था और इसमें गिरता था, तो ये जो इन घड़ों के अंदर जो मिट्टी भरी हुई है वो उस सारे पानी को अवशोषित कर लिया करते थे। ये चक्रकूप पद्धति बिल्कुल पूर्णतः वैज्ञानिक पद्धति है और ये कहाँ मिलती है, आहड़ सभ्यता में। इसका विशेष ध्यान रखें, ये इस तरीके से वो अपने पानी का या जल भराव की जब समस्या पैदा हो जाती थी, पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता था, उसको निकालने के लिए, उसको शोषित करने के लिए इस तरीके का तरीका काम में लिया जाता था आहड़ सभ्यता में। ये तो बात हुई इनके भवन और उनमें रहने वाले लोग। अब हम बात करते हैं इनके आर्थिक जीवन की, मतलब अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्या लोग किस प्रकार से क्या खाते थे, कैसे रहते थे। देखो, अर्थव्यवस्था में आर्थिक जीवन में 4 चीजें शामिल करते हैं, कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार वाणिज्य। देखो, अगर हम खेती की बात करें तो मुख्य रूप से ये गेहूं, ज्वार और चावल, इन 3 फसलों के हमें अवशेष मिलते हैं, मेनली गेहूं, ज्वार और चावल। इसके अलावा यहाँ से हमें एक अनाज पीसने की चक्की, और एक हमें यहाँ से बड़े बड़े बर्तन जिन्हें हम बोलते हैं गोरे या कोठी, ये हैं अनाज भंडारण हेतु। मतलब यहाँ से हमें इन 3 फसलों के अवशेष मिले हैं, गेहूं, ज्वार, चावल। इसके अलावा अनाज पीसने की चक्की, उसके प्रमाण मिले हैं, पाट जिस प्रकार से हाथ से पीसे जाते थे उसके हमें प्रमाण मिले हैं, और अनाज का भंडारण किस में किया जाता था, उन पात्रों को हम कहते हैं गोरे या कोठी या कोट। मतलब इस बड़े बड़े इन मिट्टी के बर्तनों में अनाजों का संग्रह किया जाता था। पशुपालन की अगर हम बात करें तो उस समय हमें मछली, कछुआ, हिरण, सुअर, वृषभ, ये मुख्य पशु थे। इसका मतलब मछली, कछुआ, हिरण, ये लोग शाकाहारी प्लस मांसाहारी, मतलब शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। यहाँ वृषभ
ध्यान रखना, वृषभ की यहाँ से एक मिट्टी की मूर्ति मिली है और जिसे नाम दिया जाता है बनासियन बुल। बनासियन बुल बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरातत्वविदों द्वारा इसे बनासियन बुल कहा गया है। बनासियन, बनास नदी, बुल बैल, बनास नदी का बैल, ये बनासियन बुल कहा गया है। यहाँ से एक वृषभ की मूर्ति मिली, एक वृषभ की आकृति मिली है, मिट्टी की मण मूर्ति। अब यहाँ से गाय का इतना बड़ा वो नहीं कि भाई गाय के हमें बहुत ज्यादा वहां से प्रमाण मिले हो। अब वृषभ है तो सीधी सी बात है गाय तो रही होगी। अब ये मत पूछना है सर वृषभ मिला गाय क्यों नहीं मिली, तो गाय थी तो ही वृषभ आया। लेकिन वृषभ की ये यहाँ पर बहुत बड़ी आकृति और एक इतनी शानदार वो मिली है कि ये इसे हम प्रमुख उपलब्धि मानते हैं। इसके आहड़ सभ्यता की प्रमुख उपलब्धि है बनासियन बुल। इसके बाद उद्योग धंधे, उद्योगों की बात करें तो उद्योगों में मुख्य रूप से रंगाई और छपाई, ये उद्योग था यहाँ पर, रंगाई का और छपाई का, मतलब कपड़ों की छपाई का। और इसके हमें प्रमाण क्या मिले हैं, छापे के अवशेष मिले हैं वहां से, जो छपाई में काम आते हैं, छापा लगाया जाता है, उसके अवशेष हमें यहाँ से मिले हैं। मनका उद्योग, मनके जो बनाए जाते थे इस प्रकार से ये, और इनके अंदर छेद किया जाता था ताकि माला बना जा सके, लड़ी बना जा सके, मनका उद्योग। इसके अलावा जो सबसे अधिक वो था ताम्र उद्योग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताम्र उद्योग। यहां से हमें 40 खदानें प्राप्त हुई हैं तांबे की, 40 खदानें प्राप्त हुई हैं तांबे की। इसके अलावा तांबा गलाने की भट्टी, एक मकान से हमें तांबा गलाने की भट्टी भी मिली है इस आहड़ सभ्यता में। एक स्थान से हमें तांबे की कुल्हाड़ी, छल्ले, ये हमें यहीं से मिला है। और इसी तांबे का बहुत अधिक मात्रा में यहाँ व्यापक प्रयोग था, इसलिए हम इसे ताम्र नगरी या तांबा नगर भी बोलते हैं। यहाँ से हमें 40 खदानें मिली हैं जहाँ से तांबे का खनन किया जाता था। एक मकान से तांबा गलाने की भट्टी हमें प्राप्त हुई है, एक मकान से हमें तांबे की कुल्हाड़ी मिली है, तांबे के ही अस्त्र शस्त्र बनाए जाते थे, छल्ले मिले हैं, छोटी छोटी अंगूठियाँ टाइप, कड़े, ये हमें तांबे के वहाँ से प्राप्त हुए हैं, बहुत अधिक संख्या में प्राप्त हुए हैं वहाँ से। हर उनके कार्य में तांबे का बहुत व्यापक प्रयोग था। इसके अलावा मृदभांड उद्योग, मृदभांड उद्योग, मृदभांड का मतलब मिट्टी के बर्तन जो टेराकोटा कला के पकाए हुए, मिट्टी के बाद कच्ची मिट्टी से बनाकर उनको पकाया जाता था। इन मृद भांडों में हमें 2 प्रकार के मृद भांड मिलते हैं। एक मिलते हैं लाल व काले रंग के मृद भांड, और एक मिलते हैं अलंकृत, जो पेंटेड है, अलंकृत लाल मृद भांड। मतलब हमें यहाँ से 2 प्रकार के मृद भांड मिले हैं, एक लाल व काले रंग के और एक लाल मृदभांड अलंकृत। देखो लाल व काले रंग के मृदभांड जो थे वो इस प्रकार के, जैसे मान लो ये मृदभांड, अब ये जो मिट्टी का बर्तन है इसका जो नीचे वाला भाग होता था ये तो होता था लाल, और कंधों से ऊपर का मतलब जो ऊपरी वाला भाग होता था ये होता था काला, और इसका जो आंतरिक भाग होता था ये भी होता था काला, और इनको हम बोलते थे लाल व काले रंग के मृदभांड। और इन मृदभांडों को तैयार करने में एक पद्धति काम में ली जाती थी, उल्टी तपाई विधि। मतलब इनको टेराकोटा कला में इनको पकाया जाता था, उस विधि को नाम हम लेते हैं उल्टी तपाई विधि। विज्ञान की भाषा में इसे हम बोलते हैं अपचयन ऑक्सीकरण की ज्वलन। इस प्रकार का कुछ हम शब्द यूज में लेते हैं, अपचयन और ऑक्सीकरण की। इसके लिए हम उल्टी तपाई पद्धति काम में लेते हैं। और यहाँ पर होता क्या था कि इस
बर्तन के ऊपर यहाँ पर छोटे छोटे इस प्रकार से बिंदु के यूं इस तरीके से छोटे छोटे स्फटिक से इस पर अंकन किया हुआ रहता था। जैसे कोई भी वृत्त है या त्रिभुज है या आयताकार, मतलब इस प्रकार का छोटा छोटा सफेद स्फटिक से यहाँ पर इनका अंकन किया रहता था इन बर्तनों का इस प्रकार से बाहरी साइड में। तो ये हमें वहां से बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं लाल व काले रंग के मृदभांड। उल्टी तपाई विधि से इनको तैयार किया जाता था और ये बाहरी भाग में ऊपरी भाग काला, नीचे का भाग लाल और अंदर से काले होते थे। दूसरी बात आती है अलंकृत लाल मृदभांड। ये जो मृदभांड है ये हमें बहुत अधिक संख्या में मिले हैं, मतलब सर्वाधिक हमें बहुत अधिक संख्या में ये मृदभांड हमें वहां से मिले हैं। अलंकृत लाल मृदभांड बहुत छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। इन पे क्या था, जैसे मान लो ये कोई हमें टुकड़ा मिला है, इस पर इस तरीके से बहुत शानदार, मतलब इस तरीके से पेंटिंग की गई, बहुत अलग अलग के इस प्रकार के बनाए गए हैं। इन पर इस तरीके से पेंटिंग की गई है अलग अलग प्रकार से, इनके ऊपर ये अलंकृत लाल मृदभांड। उद्योग धंधों के बाद हम बात करते हैं इनके व्यापार वाणिज्य की, कि आहार सभ्यता के लोगों का व्यापार वाणिज्य किन किन देशों के साथ होता था। देखो यहां से हमें 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं मिली हैं, 6 तांबे की मुद्रा मिली है, जिसमें से एक जो मुद्रा है, ये तांबे की जो मुद्रा मिली है, एक जो मुद्रा है उस मुद्रा के एक साइड में, मतलब एक तरफ तो बना हुआ है त्रिशूल का चित्र। इस तरीके से एक तरफ त्रिशूल का चित्र बनाया हुआ है यूं, और दूसरी तरफ बनाया गया है अपोलो। ये यूनानी देवता है, ये यूनानी देवता है अपोलो। इसका चित्र बनाया गया है इस पर। जो वहां से तांबे की मुद्रा मिली है उनमें से एक मुद्रा पर, वो मुद्रा है यूनानी, और इस तांबे की मुद्रा के ऊपर इसके किनारों किनारों पर यहाँ पर यूनानी भाषा में एक लेख लिखा हुआ है। यूनानी भाषा में एक लेख लिखा हुआ है, वहां पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसके एक तरफ त्रिशूल और दूसरी तरफ अपोलो, ये यूनानी देवता है, इसका चित्र बनाया गया है। और चित्र भी किस प्रकार का, कि वो इस तरीके से तीर चलाते हुए, पीछे उनके तरकश डाला हुआ है जिसमें तीर डाले हुए हैं, इस तरीके का वहां पर चित्र बनाया हुआ है। अब इसका मतलब इन लोगों का संबंध कहां से था, यूनान से, मतलब इन यूनान के लोगों के साथ इनका व्यापार वाणिज्य होता होगा, तभी तो वहां की मुद्रा हमें यहाँ से प्राप्त हुई। इसके अलावा यहाँ से हमें 3 मुहरें भी मिली हैं। इसके अलावा हमें यहाँ से एक पात्र मिला है इस प्रकार का, मतलब गिलास के टाइप का। ये है बिना हत्थे वाला, बिना हत्थे का पात्र, बिना हत्थे का पात्र। अब ये बिना हत्थे के पात्र ये प्रचलित है ईरान और बलूचिस्तान में। मतलब ये जो पात्र हैं इनमें पकड़ने का कोई भी हत्था नहीं है। इस प्रकार के पात्र हमें वहां से मिले हैं। जैसे कोई जग होता है अपने घरों में, उसका हत्था जो पकड़ने को टूट जाता है और उसके बाद जो आकृति बचती है वो हमें यहाँ से मिले हैं। और ये कहाँ प्रचलित थे, ईरान में और बलूचिस्तान में। इसका मतलब इसका कहाँ से संबंध रहा होगा, ईरान और बलूचिस्तान से। यूनान, ईरान। इसके बाद यहाँ से जो मनके मिले हैं, ये मनके, इन मनकों पर इस तरीके से रेखाओं का अंकन किया गया है, यूं यूं। जो मनके जो अपने माला बनाते हैं उनमें छेद करके वहां पर अलग अलग इस तरीके की रेखाओं का अंकन किया गया है। और ये जो विशेषता है ये है मध्य एशिया की, मध्य एशिया की। कहने का मतलब इस आहड़ सभ्यता का जो व्यापार वाणिज्य था वो यूनान, ईरान, बलूचिस्तान और मध्य एशिया, और इसके प्रमाण हमें वहां से प्राप्त होते हैं। ये बात थी विद्यार्थियों इसके आर्थिक जीवन की या उद्योग धंधे व्यापार वाणिज्य की। अब हम बात करते हैं इसके धर्म की। देखो
धर्म में यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई मंदिर या कोई ऐसा अवशेष नहीं मिला है। लेकिन यहाँ से जो हमें अवशेष मिले हैं, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था बनासियन बुल, या हम कहें वृषभ की मृण मूर्ति जो है, एक तो हमें यहाँ से ये मिला है। एक हमें यहाँ से क्या मिला है, एक औरत की खंडित मूर्ति मिली है। औरत की खंडित मूर्ति, ऊपर का भाग नहीं है, नीचे का है, आभूषण में पहने हुए हैं, पूरी तरीके से अलंकृत है, लेकिन उसका धड़ से ऊपर वाला मतलब गर्दन वाला ये हिस्सा नहीं है। इसके अलावा एक पत्थर पर नारी के पैरों का अंकन किया गया है। नारी के पैरों का अंकन किया गया है, मतलब इस तरीके से उसके यूं दो पैर बनाए गए हैं। जैसे अभी भी हम पूजा पाठ में कई जगह पर जिनके पैरों को ही पूजा जाता है, तो एक पत्थर पर नारी के पैरों का अंकन किया गया है। इससे ये हमें क्या अंदाजा लगता है कि उस समय वहां पर मातृ देवी की या महिला का प्रमुख स्थान होगा, मतलब इसका कोई ना कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। नारी के पैरों का अंकन किया गया है, इसका जरूर कोई ना कोई आध्यात्मिक या कोई धार्मिक महत्व रहा होगा। इसके अलावा हमें वहां से मिलते हैं दीपक के अवशेष, मतलब दीप जलाना इनका प्रमुख अनुष्ठान रहा होगा आहड़ सभ्यता के लोगों का। बनासियन बुल, वृषभ की मूर्ति, ये पूजनीय था। औरत की खंडित मूर्ति जरूर मिली है यहाँ, लेकिन यहाँ पर पत्थर पर नारी के जो पैरों का अंकन है उसे हम मातृ देवी की मूर्ति या इस प्रकार से मान सकते हैं कि इसका कोई ना कोई जरूर धार्मिक महत्व रहा होगा। दीपक के अवशेष, मतलब वहाँ दीप जलाना प्रमुख धार्मिक अनुष्ठान रहा होगा। इसके अलावा हमें यहाँ से कोई ऐसा विशेष मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है जिससे हम ये कह सकें कि ये इस तरीके से लोग, सभ्यता के लोग मंदिरों में यूँ पूजा पाठ करते होंगे। अगर हम इनके समाज की बात करें तो समाज में ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि संयुक्त परिवार प्रथा थी, क्योंकि हमें वहाँ से चूल्हों के अवशेष, बड़े बड़े चूल्हों के अवशेष एक ही मकान से बहुत अधिक मिले हैं। संयुक्त परिवार प्रथा थी। पितृसत्तात्मक परिवार था, मातृसत्तात्मक परिवार नहीं था। ग्रामीण सभ्यता में हम देखते भी हैं अक्सर पितृसत्तात्मक परिवार ही रहता है। खान पान शाकाहारी मांसाहारी दोनों के दोनों थे। मनोरंजन के साधन भी वही मछली या मुर्गे लड़ाना, इस तरीके से मनोरंजन के साधन थे। हम बात करते हैं मृतक संस्कार की। देखना विद्यार्थियों, यहाँ जो मृतक संस्कार था वो था पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण मतलब पूरे के पूरे व्यक्ति को इसमें समाधिस्थ कर दिया जाता था। ध्यान रखने वाली जो बात यह है वो ये था कि इनका जो सिर था मरे हुए व्यक्ति का, वो सिर हमेशा होता था उत्तर की ओर, और जो पैर होते थे वो होते थे दक्षिण की ओर। मतलब जो व्यक्ति को समाधिस्थ किया जाता था तब इसकी दशा यूं होती थी, ऊपर उत्तर, मतलब सिर उत्तर की ओर और पैर इसके दक्षिण की ओर, और इसके साथ आभूषण वगैरह रखे जाते थे। मतलब हमें वहां से कई कानों के आभूषण मिले हैं, और आभूषण भी किसके बने हुए होते थे? मेनली मिट्टी और तांबे के। मतलब मोस्टली जो आभूषण थे वो किसके बने हुए थे? मिट्टी के। इन आभूषणों का इनके साथ दफन किया जाता था। उसकी जो वस्तुएं होती थी, उसका कोई कपड़ा है, उसके कोई आभूषण है, सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्री हैं, वो इसके साथ दफन की जाती थी। किसके साथ? मरे हुए व्यक्ति के साथ। इसके अलावा इस सभ्यता का विनाश किस प्रकार से हुआ? गोपीनाथ शर्मा ये बताते हैं कि इस सभ्यता का जो पतन है वो आयड़ नदी में या तो बाढ़ आ गई या कोई भूचाल आ गया। और गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस नदी में बाढ़ या भूचाल आने से इस सभ्यता का पतन हो गया। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस सभ्यता से हमें जो गड्ढा मिला है, उस गड्ढे से हमें 8 स्तर मिले। 8 बार के प्रमाण मिले हैं कि इस सभ्यता का जो पतन, उत्थान और पतन है, उत्थान और पतन है, वो कितनी बार हुआ है? 8 बार हुआ है। और ये बात हमें कौन बताता है? HD साकलिया, हसमुख
धीरजलाल साकलिया। ये बात हमें बताते हैं कि इस सभ्यता का पतन 8 बार हुआ है। विद्यार्थियों, जब आप आहड़ सभ्यता को पढ़ें तो कालीबंगा सभ्यता को भी अपने दिमाग में रखें, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता और आहड़ सभ्यता दोनों ही राजस्थान की थी, लेकिन दोनों में डिफरेंस था। देखो, जैसे मैं बताऊं, कालीबंगा सभ्यता नगरीय थी जबकि आहड़ सभ्यता ग्रामीण थी। कालीबंगा सभ्यता कांस्ययुगीन थी जबकि आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन और लोहयुगीन थी। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में स्थित है जबकि आहड़ सभ्यता उदयपुर में स्थित है। कालीबंगा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी एल.पी. टोसी-टोरी ने और उसके बाद अमलानंद घोष ने उसकी खुदाई की थी, जबकि यहाँ पर सबसे पहले पंडित अक्षय कीर्ति व्यास ने और उसके बाद आर.सी. अग्रवाल ने। इसी प्रकार सामाजिक जीवन में हम वहाँ पर तीनों प्रकार के परंपराएं मिलते हैं, समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण, दाह संस्कार, लेकिन यहाँ हमें मेनली पूर्ण समाधिकरण के अवशेष प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार वहाँ का व्यापार वाणिज्य अलग और यहाँ का व्यापार वाणिज्य अलग। वो घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी, ये आयड़ नदी